नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम कक्षा 8 का अध्याय करने वाले हैं तीसरा, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। इससे पहले हम 6, 7, 8 के नोट्स देख चुके हैं, इतिहास के, राजनीति विज्ञान के और साथ ही भूगोल के। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। साथ ही अगर आप तैयारी कर रहे हैं आरपीएससी से संबंधित किसी परीक्षा की तो आप उसकी भी जो है तैयारी कर सकते हैं उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर। तो जल्दी से आज हम पढ़ना शुरू करेंगे कक्षा 8 का अध्याय 3, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, जो कि इतिहास से संबंधित है। देखिए, इसके अंतर्गत इस अध्याय के अंतर्गत जो है हम बात करेंगे महालवाड़ी की, रैयतवाड़ी की, स्थायी बंदोबस्त की और उसी के साथ नील उत्पादन का क्या जो है प्रभाव पड़ा पूरे जो है विश्व में या यूरोप में कह लीजिए आप, भारत का क्या दृष्टिकोण रहा, वो सारी चीज़ें जो हैं हम देखने वाले हैं इस अध्याय के अंतर्गत। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1765 में जो रॉबर्ट क्लाइव था उसने क्या किया, मुगल बादशाह जो थे उनसे बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है वो प्राप्त कर ली। कहाँ की? बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में मुगल बादशाह से। मुगल बादशाह ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान बना दिया। कब? 1765 में। कितनी तारीख को? 12 अगस्त 1765 को ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया मुगल बादशाह ने। देखिए, 1865 में क्या हुआ, 1865 से पहले जो है कंपनी क्या करती थी, ब्रिटेन से सोने चांदी का आयात करती थी। ध्यान पूर्वक देखिए, 1865 से पहले जो है कंपनी जो थी, कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी। ये क्या करती थी, ब्रिटेन से सोने चांदी को का आयात करती थी, यानी कि आयात करती थी। और देखिए, बंगाल की जब उसको दीवानी मिल जाती है, किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसके बाद क्या करती है, ये सोने चांदी का आयात जो है वो छोड़ दिया जाता है, क्योंकि बंगाल में इकट्ठा होने वाला जो पैसा था उसी से क्या किया जा रहा था, निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जाती थी। ठीक है, पैसा मंगाया जाता था 1865 से पहले कंपनी के द्वारा ब्रिटेन से सोने चांदी के रूप में, ताकि वो बंगाल से यानी कि भारत से जो है निर्यात के लिए सामान खरीद कर और वापस कहाँ भेज सके, इंग्लैंड भेज सके। लेकिन अब जब दीवानी मिल गई है किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो जो पैसा इकट्ठा हो रहा है दीवानी के थ्रू, तो वो पैसा जो है वो किसके लिए लगा रही है? थोड़ा सा पैसा तो वो जमा करवाएगी कहाँ पर? मुगल बादशाह को, और बाकी पैसा जो है वो क्या करेगी, उससे सामान खरीदेगी और उनको कहाँ भेजेगी? आपके इंग्लैंड में। ठीक है, अपने इंग्लैंड में। अच्छा, अगली बात देखिए, दरअसल बात क्या थी कि कंपनी की कोशिश थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो राजस्व है वो हासिल करे और कम से कम कीमत पर क्या कर सके, बढ़िया सूती और रेशमी जो कपड़ा है वो खरीदे। इसी कारण 5 साल में ही बंगाल में क्या किया कंपनी ने, कंपनी के द्वारा जो खरीदी गई वस्तुएं थी उसका कुल मूल्य जो है वो दोगुना हो चुका था। ठीक है, यानी कि जो 5 साल में क्या किया, बंगाल में कंपनी के द्वारा जो खरीदी गई वस्तुएं थी उनका कुल मूल्य जो है वो दोगुना कर दिया गया। किसके द्वारा? कंपनी के द्वारा। ठीक है, बंगाल की दीवानी मिलने के बाद बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से, अच्छा ये चीज़ हो चुकी है। आगे देखिए, बंगाल में कारीगर व किसान गांव छोड़कर भाग रहे थे। अब क्यों भाग रहे थे, इसका भी कुछ कारण होगा, क्योंकि बंगाल की अर्थव्यवस्था जो है वो गहरे संकट में थी। ठीक है, कंपनी क्या करती थी, भारत से जो ये चीज़ें होती थी, बंगाल में जो चीज़ें थी या भारत में जो चीज़ें थी, उन चीज़ों के बदले जो है सामान खरीदती थी उसी राजस्व के पैसे से। ठीक है, यहाँ पर अब क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व लगाया जा रहा है, लगान इकट्ठा किया जा रहा है, और बंगाल में जो कारीगर हैं, हथकरघा किसान हैं, हथकरघा जो कारीगर हैं और जो किसान हैं छोटे मोटे, वो क्या कर रहे थे, गांवों को छोड़कर भागने लगे, क्योंकि बंगाल की अर्थव्यवस्था गहरे संकट में आ गई। ठीक है, देखिए, बहुत कम कीमत पर अपना सामान कारीगरों को बेचना पड़ता था। किसको?
तो कंपनी को, कौन सी कंपनी को? ईस्ट इंडिया कंपनी को। किसान लगान नहीं चुका पा रहा था क्योंकि उससे उसका पेट भी नहीं भर रहा था, जो पैसा उसको उस सामान के बदले में मिल रहा था, तो लगान कहाँ से चुकाएगा? अब क्या हो रहा था, खेती जो है वो भी चौपट होने लगी थी। इसी दौरान क्या हुआ, 1770 में अकाल पड़ गया। देखिए, अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों को क्या किया, मौत के घाट उतार दिया। 1/3, अगर आप कह लीजिए 1/3 जो आबादी थी वो लगभग समाप्त हो गई, कहाँ की? बंगाल की। कंपनी ने क्या किया, 1793 में स्थायी बंदोबस्त को लागू किया। उसको लगा कि ये जो व्यवस्था है वो सही नहीं है, इसको सही करना चाहिए, तो स्थायी बंदोबस्त जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1793 में लगा दिया। ठीक है, उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ठीक है, कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब देखिए, स्थायी बंदोबस्त, कंपनी द्वारा जमींदारों की ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई। भाई आपने इतना रुपया जो है वो कंपनी में जमा करवाना है, एक स्थायी रूप से उतना पैसा जो है तय कर दिया गया। अब भविष्य में जो कंपनी थी, कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों की कंपनी, इंग्लैंड वालों की कंपनी। अब वो भविष्य में इस पैसे में, इस राजस्व में किसी प्रकार का इजाफा नहीं कर सकती थी। ठीक है, तो स्थायी बंदोबस्त से अंग्रेजों को क्या फ़ायदा हुआ? अंग्रेजों को तो ये हो गया कि अब हमें क्या मिलेगा, नियमित रूप से राजस्व जो है वो प्राप्त हो जाएगा और जमींदारों को जमीन में सुधार करने के लिए खर्च करने को भी प्रोत्साहन मिल जाएगा, क्योंकि हमने क्या कर दिया है, अब एक राशि तय कर दी है कि इससे राशि हम आगे बढ़ाएंगे नहीं। तो नए बढ़ाने की वजह से अब क्या होगा, भविष्य में जो जमींदार हैं वो क्या करेंगे, अपनी ज़मीनों पर खर्चा करेंगे और फिर क्या होगा, उस खर्चे से ज़मीन जो है वो बढ़िया बन जाएगी। राजस्व निश्चित होने से जमींदार जो हैं वो बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहने वाले थे। अब ये सोच किसकी थी? ये सोच थी अंग्रेजों की। अंग्रेज ये सोच रहे थे कि एक तो हमें पैसा जो है रेगुलर मिलेगा और दूसरी बात है जमीन जो है उसमें सुधार होगा, किसानों का सुधार होगा, जमींदारों का सुधार होगा, जमीन का सुधार होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। स्थायी बंदोबस्त की एक प्रमुख समस्या क्या थी कि जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। अब वो खर्चा क्यों नहीं कर रहे थे, उसके पीछे जमींदारों की क्या बात थी कि असल में जो कंपनी राजस्व लगा रही थी, कंपनी जो लगान निश्चित उन्होंने किया था वो इतना ज़्यादा था कि उसे चुकाने में जमींदारों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, जिस वजह से वो कंपनी जो ज़मीन थी उसमें सुधार जमींदार नहीं कर पा रहा था। जो जमींदार राजस्व नहीं चुका पाता था उसकी जमींदारी कंपनी छीन लेती थी। कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, जो जमींदार राजस्व को नहीं चुका पाता था उसकी जो है जमींदारी छीन लेती थी और कंपनी जमींदारियों को नीलाम कर देती थी। मतलब जो जमींदारों के पास जमीन होती थी उसको क्या कर देती थी? नीलाम कर देती थी। 19वीं सदी के पहले दशक में हालात बदल गए। उससे क्या हुआ, बाजारों में कीमतें बढ़ी, खेती का भी विस्तार हुआ, जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कंपनी हमेशा के लिए एक निश्चित रूप से राजस्व जो है वो तय कर चुकी थी। ठीक है, तो अब वो बढ़ा नहीं सकती थी इस राजस्व को, इसलिए यहाँ पर जमींदारों की तो हालत में सुधार आया, लेकिन किसानों की हालत में कोई सुधार नहीं आया और साथ ही जो कंपनी है उसको कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। ठीक है, देखिए मतलब अब राजस्व जो है वो बढ़ा नहीं सकती है कंपनी, इसीलिए उनको कोई फायदा नहीं होने वाला। किसानों के लिए स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था दमनकारी थी। अब जो स्थायी बंदोबस्त लगाया गया था वो दमनकारी थी नीति, क्योंकि किसानों पर लगान बहुत ज़्यादा था। क्योंकि देखिए जमींदार अपनी जेब से तो देगा नहीं, तो किस पर लगाएगा ज़्यादा से ज़्यादा लगान? किसानों पर। तो अब यहाँ पर किसानों से बहुत ज़्यादा लगान जो है हासिल करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से जो है ये नीति जो है दमनकारी थी किसानों के लिए, और साथ ही ज़मीन पर उनका अधिकार भी सुरक्षित नहीं था। किनका? किसानों का। क्योंकि जब जमींदार अपनी ज़मीन से लगान नहीं चुका पाता था उसकी ज़मींदारियाँ छीन ली जाती थी। अब वो ज़मींदारियाँ छीन ली जाती हैं तो किसान जो है वो भी उस ज़मीन से हटा दिया
जाता था, नया किसान वहाँ पर जो है रखा जाता था। तो इस वजह से एक तो लगान बहुत ज़्यादा था और एक ज़मीन पर उनका अधिकार जो है वो सुरक्षित नहीं था। यहाँ तक कि जो महाजन होता था जिनसे कर्जा लेकर वो क्या करते थे, लगान को चुकाते थे जमींदारों को, तो वो अपना लगान जो है महाजन से कर्जा लेकर चुकाते थे और ये कर्जा लगातार बढ़ रहा था। अगर वे लगान नहीं चुका पाते थे तो उनकी जो पुश्तैनी ज़मीन होती थी वो भी छीन ली जाती थी। कहने का मतलब है कि जो किसानों के पास खुद की थोड़ी बहुत ज़मीन है, पुश्तैनी ज़मीन है, उसको भी लगान के रूप में छीन लिया जाता था महाजनों के द्वारा, आपके ज़मींदारों के द्वारा। ठीक है, आगे आती है व्यवस्था महालवाड़ी या महालवारी। महालवाड़ी या महालवारी व्यवस्था। देखिए, बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए एक नई व्यवस्था जो है वो लागू की गई। कब? 1822 में। किसके द्वारा? होल्ट मैकेंजी के द्वारा तैयार की गई। ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी के जो उत्तर पश्चिमी प्रांत थे उनके लिए एक नई व्यवस्था जो है होल्ट मैकेंजी लेकर आया 1822 में। और ये जो व्यवस्था थी इसमें क्या था कि मैकेंजी जो था उसको ये विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज जो है उसमें गांव जो है एक महत्वपूर्ण इकाई है, उसे बचाना जो है, या एक महत्वपूर्ण संस्था कह लीजिए, सामाजिक संस्था है, और उसे बचाए रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए होल्ट मैकेंजी महालवाड़ी बंदोबस्त लेकर आया। आगे हम बात करेंगे ये महालवाड़ी व्यवस्था थी क्या। ठीक है क्या। होल्ट मैकेंजी के आदेश पर जो कलेक्टर थे, जितने भी कलेक्टर थे, उन्होंने क्या किया, गांव-गांव जाकर दौरा किया, जमीनों की जांच की, खेतों को मापना शुरू किया, विभिन्न समूहों यानी कि लोगों के जो विभिन्न समूह थे उनके रीति रिवाजों को जो है दर्ज किया। किस लिए दर्ज किया? ताकि जो महालवाड़ी बंदोबस्त है उसको लागू किया जा सके। अब महालवाड़ी बंदोबस्त को हम पढ़ते हैं। देखिए, इसके अंतर्गत क्या होता था, महाल किसको कहते हैं? किसी गांव को कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके अंतर्गत गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या गांव का समूह से वसूल किए जाने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। ठीक है, अब टोटल जो भी आपका राजस्व लगाया गया है वो हर गांव के लिए अलग अलग होगा। हर गांव के हर खेत का हिसाब लगाने के बाद राजस्व तय किया जाता था। और इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया कि हाँ जी आज तो हम इतने पैसे ले रहे हैं और आगे भविष्य में जो है इसको नहीं बढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं था। राजस्व जो है वो तय किया गया कि समय समय पर इसमें बढ़ोतरी की जाएगी, बल्कि उसमें समय समय पर क्या किया जाएगा, संशोधनों की गुंजाइश जो है वो महालवाड़ी बंदोबस्त के अंतर्गत रखी गई। आगे देखिए, महाल या महल। ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महल क्या थी या महाल क्या थी? एक राजस्व इकाई होती थी। ठीक है, महाल यानी कि कोई गांव या गांवों का समूह। ठीक है, उससे मतलब है महाल या महल का। ठीक है, महालवाड़ी बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व एकत्रित करने और कंपनी को जमा कराने का जिम्मा किसको दे दिया गया? गांव के मुखिया को दे दिया गया। और यहाँ पर क्या हो गया, जमींदारों का लोप करा दिया गया। ठीक है, जमींदारी व्यवस्था यहाँ पर खत्म होती दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर पैसा किसने जमा करवाना है, तो गांव के मुखिया ने जमा करवाना है। और गांव का जो हर खेत का जो राजस्व था वो किसानों से लिया जाता था। किसके द्वारा? गांव के मुखिया के द्वारा। अब ये व्यवस्था भी थोड़ी सी नहीं चली, या कह लीजिए आप कि ये ब्रिटिश प्रांत के जो आपके बंगाल वाला एरिया था उसके उत्तर पश्चिम प्रांत वाला एरिया था वहाँ पर तो लागू कर दी गई। और ये जो व्यवस्था है रैयतवाड़ी या रैयतवार, ये दक्षिण भारतीय इलाकों में लागू की गई। देखिए, ब्रिटिश नियंत्रण वाले जो दक्षिण भारतीय इलाके थे उनके लिए एक नई राजस्व व्यवस्था विकसित की गई जो कि मुनरो व्यवस्था कहलाती थी। देखिए, महालवाड़ी बंदोबस्त तो उत्तर भारत के लिए लागू किया गया और यहाँ पर जो रैयतवाड़ी है ये दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए लागू की गई। ये मुनरो व्यवस्था भी कहलाती थी क्योंकि टॉमस मुनरो जो था उसने ये व्यवस्था विकसित की थी। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनी के द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में मुनरो व्यवस्था को लागू किया। किसने?
देखिए कैप्टन अलेक्जेंडर रीड जो था, जिससे टीपू सुल्तान के साथ युद्ध किए थे, उन युद्धों के बाद जब टीपू सुल्तान को हरा दिया जाता है, वो उसकी हत्या कर दी, वो मर जाता है, तो उसके बाद जो कंपनी क्या करती है, उसके कुछ जो इलाके हैं उनको अपने कब्जे में ले लेती है और वहाँ पर इस व्यवस्था को लागू करती है ताकि एक धीरे धीरे क्या किया जा सके, दक्षिण भारतीय इलाकों में ये जो व्यवस्था है रैयतवाड़ी, इसको लागू किया जा सके। तो सबसे पहले कहाँ पर इसको लागू किया गया, टीपू सुल्तान के एरिया में, ठीक है। बाद में क्या किया गया, धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत पर ये जो व्यवस्था थी इसको लागू कर दिया गया। रीड और मुनरो का तर्क क्या था कि अंग्रेजों को सीधे रैयतों से ही बंदोबस्त करना चाहिए। रैयत कौन, यहाँ पर रैयत किसानों को कहा गया है, उनसे ही बंदोबस्त करना चाहिए क्योंकि वे पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। राजस्व आंकलन से पहले उनके खेतों का सावधानी पूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना जरूरी था। देखिए मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को एक पिता की तरह जो है किसानों की रक्षा जो है वो करनी चाहिए, ठीक है। अब रैयतवाड़ी में भी कुछ समस्याएं आ गई। क्या समस्याएं आई कि रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू करने के कुछ समय बाद ही जमीन से होने वाली जो आमदनी थी उसको बढ़ाने के चक्कर में जो राजस्व अधिकारी होते थे उन्होंने बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया, जिस वजह से किसान राजस्व नहीं चुका पा रहे थे। इसीलिए रैयत जो है गांवों से भागने लगे और बहुत सारे जो दक्षिण भारत के एरिए हैं, इलाके हैं, वो कैसे होने लग गए, वीरान होने लग गए। तो मेन यहाँ गलती क्या हो रही है कि बहुत ज़्यादा राजस्व जो है वो तय किया जा रहा है ताकि अपनी जेब जो है वो अधिकारी भर सकें। 18वीं सदी के अंत तक कंपनी ने क्या किया, नील और अफीम की खेती पर पूरा जोर लगा दिया। कब, 18वीं सदी के अंत तक। अंग्रेजों ने भारत के विभिन्न स्थानों पर किसानों से जबरन खेती करवाई। अब किस किस जगह पर कौन कौन सी खेती करवाई वो देख लें। बंगाल में पटसन की खेती करवाई, असम में चाय की, पंजाब में गेहूं की, मद्रास में चावल की, महाराष्ट्र और पंजाब में कपास की और संयुक्त प्रांत में गन्ने की। गन्ना यानी कि संयुक्त प्रांत कौन सा, तो वर्तमान का जो यूपी का एरिया वहाँ पर गन्ने की। एक बार पुनः देखें, बंगाल में पटसन, असम में चाय, पंजाब में गेहूं, मद्रास में चावल, पंजाब में कपास, महाराष्ट्र में कपास और यूपी या संयुक्त प्रांत में गन्ना। इसकी खेती जो है जबरन करवाई जाने लगी। ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार कौन थे, तो विलियम मॉरिस जो थे वो ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार थे। 19वीं सदी में भारत जो है दुनिया का नील का सबसे बड़ा स्रोत बन गया था। 19वीं शताब्दी में भारतीय नील की मांग, अब देखिए भारतीय नील की मांग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी। देखिए नील का जो पौधा होता है वो उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही मुख्यतः उगता है और हमारा जो भारत है वो इस एरिया के अंतर्गत आता है। 13वीं शताब्दी तक इटली, फ्रांस, ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक जो थे वो कपड़ों की रंगाई के लिए भारतीय नील का ही इस्तेमाल करते थे। कब, 13वीं सदी तक। यूरोप के कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए एक वोड नामक पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। देखिए इतना नील वहाँ जा नहीं पाता था भारत का, जो कि पूरे यूरोप की मांग को जो है सुनिश्चित कर सकता। इसीलिए एक पौधा था वोड नामक पौधा, जिससे बैंगनी और नीले रंग को बनाया जाता था, ठीक है, यूरोपियों के द्वारा। अब थोड़ा सा वोड पौधे के बारे में बात करेंगे। देखिए जो वोड पौधा होता था वो शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, यानी शीत उष्ण क्षेत्र कहाँ पर है, यूरोप में। यूरोप में आसानी से ये वोड पौधा उपलब्ध हो जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस, जर्मनी व ब्रिटेन के कई हिस्सों में वोड को उगाया जाता था, ठीक है। कहाँ पर, इटली में, दक्षिणी फ्रांस में, उत्तरी इटली में, जर्मनी में और ब्रिटेन के कई हिस्सों में क्या उगता था, वोड उगाया जाता था। वोड की तुलना में नील को ही ज़्यादा पसंद किया जाता था। उसके कारण क्या है, उसका कारण ये है कि नील से बहुत जो नील है, जो भारतीय नील होता था उससे बहुत ही चमकीला नीला रंग मिलता था, जबकि जो वोड था उससे जो रंग मिलता था वो बेजान और फीका होता था। इसीलिए कैरेबियाई द्वीप समूह में जो स्थित सेंट डोमिग्यू है वहाँ पर फ्रांसीसी नील को उगाने लगे। ब्राज़ील में पुर्तगाली, वेनेजुएला में स्पेनिश और जैमेका में ब्रिटिश लोग जो हैं वो नील की खेती करने लगे। कहाँ पर, कैरेबियाई द्वीप समूह में स्थित जो सेंट डोमिंग्यू था वहाँ पर फ्रांसीसी, ब्राज़ील में पुर्तगाली, वेनेजुएला में स्पेनिश, जैमेका में ब्रिटिश लोग नील की खेती जो है वो करने लग गए।
बागान किसे कहते हैं? एक बहुत विशाल खेत होता है जिस पर बागान मालिक बहुत सारे लोगों से जबरन काम करवाता था, उसे क्या कहते थे? उसे कहते थे आप बागान। देखिए, नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के जो वुड उत्पादक थे, उन्होंने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील का जो आयात है उस पर पाबंदी लगा दें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि नील बहुत चमकीला रंग देता था। अभी हमने बात की। अच्छा, बागान जैसे कि कॉफ़ी का है, गन्ने का है, तंबाकू का है, चाय का है, कपास का है, नील का है, ठीक है, इस प्रकार से बागान हुआ करते थे हैं। 18वीं शताब्दी के अंत में भारतीय नील की मांग जो है और बढ़ने का कारण क्या था? ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग प्रारंभ हो चुका था, इसीलिए क्या हुआ, उनके पास कपास के उत्पादन में भारी इजाफा हुआ क्योंकि सूती वस्त्र और जो दूसरे वस्त्र हैं वो बनाए जाने लगे और अब कपड़ों की रंगाई की मांग और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगी। साथ ही जो वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका से नील आता था उसकी आपूर्ति बंद हो गई। उसके बहुत से कारण थे जिसकी वजह से वेस्ट इंडीज़ से भी नील आना बंद हो गया, अमेरिका से भी जो नील आता था वो भी बंद हो गया। अब क्या हुआ, सारे भारत की तरफ नज़र रखने लगे। नील का जो उत्पादन था, दुनिया के नील का उत्पादन, वो 1783 से 1789 के बीच में आधा रह गया। देखिए, जो ब्रिटेन के अंग्रेज थे, ठीक है, वो अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश करने लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, अब उसको लगा कि पैसा कमाने का अच्छा जरिया है अगर हम नील की खेती ज़्यादा से ज़्यादा करें, तो उन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में नील की खेती को जो है बढ़ाने के रास्ते खोजने शुरू कर दिए और यूरोप में नील की मांग क्योंकि बढ़ रही थी। 18वीं सदी के आखिर दशकों में बंगाल में नील की खेती को तेजी से फैलाना शुरू कर दिया गया। 1788 में क्या हुआ, ब्रिटेन के द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा लगभग 30% था। ध्यानपूर्वक सुनिए, 1788 में ब्रिटेन के द्वारा जो नील खरीदा जाता था, भारतीय नील, वो 30% तक होता था। बाकी वुड हो गया या दूसरे जो आपके वेस्ट इंडीज़ है, अमेरिका है, वहाँ से नील मंगाया जाता था। लेकिन 1810 में ब्रिटेन के द्वारा जो नील खरीदा गया, भारतीय नील, उसका 95% हिस्सा हो चुका था। मतलब भारत का जो नील है वो 95% तक ब्रिटेन के द्वारा खरीदा जाता था। कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लग गए। कंपनी के अधिकारियों ने क्या किया, अपनी नौकरियों को छोड़ दिया ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें, ठीक है। इसलिए उन्होंने क्या किया, अपनी नौकरियां छोड़ दी, नील के बागान लगा लिए। भारी मुनाफे की उम्मीद को देखते हुए स्कॉटलैंड से, इंग्लैंड से लोग कहाँ पर आ गए, भारत में आ गए और उन्होंने क्या किया, नील के बागान लगाने शुरू कर दिए, ठीक है। देखिए, बंगाल में पैदा होने वाला जो नील था वो दुनिया के बाजारों पर छा गया, बहुत ज़्यादा छा गया, ठीक है। कंपनी व नए नए जो बैंक होते थे, कौन सी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, और जो नए नए बैंक भारत में थे या इंग्लैंड में थे या फिर स्कॉटलैंड में थे, उन्होंने क्या किया, नील की पैदावार के लिए कर्जा देना जो है वो शुरू कर दिया। वो कर्जा देने को तैयार रहते थे नील की खेती के लिए। अब नील की खेती के दो मुख्य रूप से तरीके होते थे। कौन कौन से तरीके होते थे, एक तो होता था निज खेती और एक होती थी रैयती व्यवस्था। निज खेती का मतलब खुद खेती करना, ठीक है। बागान में मालिक क्या करे, खुद अपनी ज़मीन पर नील का उत्पादन करें, किसके द्वारा, मजदूरों के द्वारा। और दूसरा हो गया रैयती व्यवस्था, यानी कि किसान जो हैं वो अपनी ज़मीन पर या जो ज़मींदारों की ज़मीन है वहाँ पर नील उगाएं। तो ये दो तरीके थे नील की खेती के। सबसे पहले देखेंगे निज खेती को। नील की खेती के लिए बागान मालिक जो होते थे वो खुद अपनी ज़मीन में नील का उत्पादन करते थे। या तो वो क्या करते थे, ज़मीन खरीद लेते थे या दूसरे ज़मींदारों से ज़मीन भाड़े पर लेते थे और मज़दूरों को काम पर लगाकर नील की खेती जो है वो करवाते थे। लेकिन यहाँ पर कुछ समस्याएं आती थी निज खेती में। पहली बात तो नील की खेती ऐसी ज़मीन पर होती थी जो कि उपजाऊ हो। अनउपजाऊ ज़मीन पर नील की खेती नहीं होती थी। ऐसी ज़मीनों पर आबादी ज़्यादा होने से मालिकों के हाथ छोटे मोटे खेत ही लगे, क्योंकि देखिए जहाँ पर उपजाऊ ज़मीन होगी वहाँ पर आबादी भी अधिक होगी और वहाँ पर उनके घर होंगे तो ज़मीन जो है खेती के लिए कम मिलेगी। तो ऐसे में उनको छोटे मोटे खेत ही मिलते थे। किसको, बागान मालिकों को। नील की खेती के लिए बड़े बड़े भूखंडों की ज़रूरत होती थी, इसीलिए उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर ज़मीन लेने के लिए
जो वहाँ के किसान थे, रहने वाले किसान, उनको वहाँ से हटवाना शुरू कर दिया, जिससे टकराव और तनाव जो है उसकी समस्या उत्पन्न हो गई। अब नील की खेती की दूसरी समस्याएं और क्या थी? पहली बात तो ये कि जब मजदूरों की ज़रूरत होती थी नील की खेती के लिए, उसी समय धान की खेती यानी कि चावल की खेती जो है वो मजदूर लोग किया करते थे। मजदूर हैं या हल बैल है, उनकी ज़रूरत कहाँ पड़ती थी? धान की खेती में, और उसी टाइम जो है नील की खेती का समय होता था। तो धान की खेती में मजदूर जो हैं वो व्यस्त रहते थे, जिसकी वजह से नील की खेती के लिए मजदूर मिलने दुभर हो रहे थे। 18वीं सदी में क्या हुआ? फ्रांसीसी बागान मालिकों ने कैरिबियाई द्वीप समूह में स्थित फ्रांसीसी उपनिवेश सेंट डोमिंग्यू में नील और चीनी का उत्पादन शुरू कर दिया। उनको लगा कि भारत काफ़ी पैसा कमा रहा है, तो हमें भी यहाँ कमाना चाहिए, और ये उसी क्षेत्र में आता था जहाँ पर नील की खेती की जा सकती थी आराम से, और चीनी की खेती की जा सकती थी। तो वो था कैरिबियाई द्वीप समूह का सेंट डोमिंग्यू। ठीक है, अब यहाँ पर कैरिबियाई द्वीप समूह में क्या हुआ? नील की खेती ठप हो गई। अब उसका क्या कारण था? उसका कारण ये था, पहली बात तो ये कि इन द्वीपों के जो बागान थे उनमें काम करने वाले कौन होते थे? अफ्रीकी गुलाम होते थे, और ये 1791 में बगावत पर आ गए, और इन्होंने अपने जो धनी मालिक थे इनको मार डाला और बागानों को जला दिया। इस घटना से फ्रांस वाले डर गए। उन्होंने क्या किया? 1792 में फ्रांस ने क्या किया? अपने उपनिवेशों में दास प्रथा को समाप्त कर दिया, अफ्रीकी गुलामों को आज़ाद कर दिया। इस घटना की वजह से कैरिबियाई द्वीपों में नील की खेती जो है वो भी ठप हो गई। गुलाम किसको कहते हैं? वो व्यक्ति जो केवल अपने मालिकों के लिए काम करता है, उसके पास कोई आज़ादी नहीं होती, और वो जो दास होता है वो किसकी संपत्ति होता है? स्वामी की संपत्ति होता है। 19वीं सदी के अंत तक खेती की व्यवस्था के अंतर्गत नील की पैदावार वाली जमीन का प्रतिशत जो है 25% था। ठीक है, 19वीं सदी के अंत तक निज खेती, ठीक है, यहाँ पर आएगा निज खेती। निज खेती की व्यवस्था के अंतर्गत नील की पैदावार वाली जमीन का प्रतिशत 25% था। शेष जमीन जो है वो रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत आती थी। नील की खेती के लिए अब क्या किया जाने लगा? रैयती व्यवस्था जो है वो शुरू की गई। इस व्यवस्था में क्या हुआ कि बागान मालिक जो थे वो रैयत मतलब किसानों से एक अनुबंध यानी कि एक तरह का सट्टा करते थे। जो रैयत क्या करता था? उस अनुबंध पर दस्तखत कर देता था या उस सट्टे पर दस्तखत कर देता था, उन्हें बागान मालिकों से नील उगाने के लिए कम ब्याज पर नकद पैसा जो है वो मिल जाता था कर्जे के रूप में। बागान मालिक बीज और उपकरण जो है नील उगाने के लिए वो मुहैया करवा देते थे किसान को, जबकि जो मिट्टी को तैयार करने का काम है, बीज बोने का काम है और फसल की देखभाल का जिम्मा है, वो किसके ऊपर होता था? किसान के ऊपर या रैयत के ऊपर रहता था। कर्ज लेने वाले किसानों को अपनी जमीन का जो 25% हिस्सा होता था उस पर खेती किसकी करनी पड़ती थी? नील की खेती करनी पड़ती थी। नील की खेती से अब अच्छा देखिए, अब इनको ऐसा लगा कि कम कर्जा देना पड़ रहा है, पैसा भी मिल रहा है नकद, तो क्यों ना नील की खेती की जाए। किनको लग रहा था? किसानों को। नील की खेती की रैयती व्यवस्था इतनी कठोर थी कि ये किसानों को जल्दी समझ में आ गया, क्योंकि उन्होंने नील की जो कीमत मिलती थी, ठीक है, जब नील उग गया, जब उसको बेचा गया बागान मालिकों को, तो वो बहुत ही कम पैसे उनको दिए गए और कर्ज भी जो है कभी इनका ख़त्म नहीं होता था, और अब वो मना भी नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्होंने अनुबंध पर साइन कर दिए थे। ठीक है, तो ये काफ़ी परेशानी वाली बात बन गई थी किसानों के लिए। नील की खेती से किसानों को ये परेशानी हुई कि नील की जड़ें जो होती थी वो बहुत गहरी होती थी और वो मिट्टी की जो सारी ताकत होती थी वो खींच लेती थी। नील की कटाई के बाद वहाँ धान की खेती जो है वो नहीं की जा सकती थी। फिर हुआ नील विद्रोह। कब हुआ? 1859 में। देखिए, बंगाल के हजारों जो रैयत थे, हजारों जो किसान थे, उन्होंने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैलने लगा तो रैयत जो थे, किसान जो थे, उन्होंने बागान मालिकों को लगान चुकाने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। वे तलवार, भाले, तीर कमान लेकर फैक्ट्रियों पर हमला कर दिया करते थे अक्सर। ठीक है, इससे ये जो बागान मालिक थे वो भी परेशान हो गए। अब नील रैयतों को बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में जो जमींदार थे, वहाँ के जो मुखिया थे वहाँ के, उनका भी समर्थन मिला। अब समर्थन क्यों मिला? क्योंकि बहुत सारे गांवों में मुखियाओं से नील के अनुबंधों पर ज़बरदस्ती
साइन करवाए गए थे, जिसकी वजह से अब जब ये नील विद्रोह शुरू हुआ तब जमींदारों ने, मुखियाओं ने भी क्या किया, जो नील उगाने वाले किसान थे उनका साथ दिया। ठीक है, क्योंकि वहाँ के स्थानीय जो जमींदार थे वो इस बात से परेशान थे कि बागान मालिकों की ताकत जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और बागान मालिक जो हैं वो जबरन लंबे समय तक उनसे ज़मीन ले लेते थे, साइन करवा लेते थे, जिससे जमींदार भी काफ़ी परेशान थे और मुखिया लोग भी काफ़ी परेशान थे। मजिस्ट्रेट एशले ईडन, ये कौन था? इस व्यक्ति ने क्या किया, ये जज था। 1859 में इन्होंने नोटिस जारी कर दिया कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ इन्होंने कही। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच के लिए सरकार ने एक नील आयोग भी गठित कर दिया। अब ये नील आयोग ने क्या किया, नील आयोग ने पूरी जांच की और इस जांच के दौरान ये पाया कि नील मालिक जो हैं वो दोषी हैं और रैयतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे से अगर वो चाहें तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। आपके ऊपर कोई दबाव नहीं डाला जाएगा कि आप नील की खेती करें ही करें। तो इसलिए नील आयोग जो है इन्होंने क्या किया, इस नील विद्रोह को शांत करने के लिए रैयतों का साथ दिया। 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण शुरू हो गया, जिससे नील की जो अंतर्राष्ट्रीय मांग है उस पर बुरा असर पड़ा। खासकर किस पर असर पड़ा, तो बागान मालिकों पर जो है उनके व्यवसाय जो है बुरी तरह प्रभावित हुए, क्योंकि अब क्या है, भारत से नील मंगाना बंद किया जाने लगा, क्योंकि कृत्रिम रंग जो होते थे वो सस्ते पड़ते थे। चंपारण आंदोलन, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के किसानों ने चंपारण आकर नील किसानों की जो दुर्दशा थी उसको देखने का न्योता दिया। 1917 में महात्मा गांधी ने नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन जो है उसकी शुरुआत की। और अंत में है जो बैप्टिस्ट लबात। 18वीं सदी की शुरुआत में ये जो फ्रांसीसी मिशनरी थी जिसका नाम था जो बैप्टिस्ट लबात, इसने कैरिबियाई द्वीपों का दौरा किया। ठीक है, तो इस प्रकार से आज जो है हमने नोट्स देखे हैं पूरी डिटेल में। कक्षा 8 का जो अध्याय 3 है इतिहास का वो आज हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे हम इसी प्रकार से NCERT पढ़ते रहेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ और अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को। धन्यवाद।